हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग लगातार भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात की थी और आज हम लोग राज्य की जो विधायिका होती है यानी कि विधानसभा और विधान परिषद उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये पॉलिटी की आपकी 23वीं क्लास है। 22 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देखिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप हो सके, क्योंकि जो पॉलिटी है वो एक दूसरे टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट करती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से केंद्र में विधायिका होती है, विधायिका में क्या क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक इसी तरीके से राज्य में भी एक विधायिका होती है जैसे कि विधानमंडल कहते हैं, और उसमें कौन कौन आता है, विधान परिषद आती है, विधानसभा और राज्यपाल आता है। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विधान परिषद और विधानसभा के बारे में। ठीक है, खैर विधान परिषद बहुत से राज्यों में नहीं होती है। वर्तमान में ये सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। ठीक है, कौन कौन से वो 6 राज्य हैं अभी आगे भी देख लेंगे। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश और बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद की व्यवस्था है। खैर विधान परिषद तो हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा और हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। बाद बाकी अब थोड़ा सा संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। तो संविधान के 6वें भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य के विधानमंडल की बात की गई है। सबसे पहले तो इसे याद करिए, राज्य के विधानमंडल की जो बात की गई है या फिर राज्य के विधानमंडल का जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के 6वें भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। ठीक है, और जो राज्य का विधानमंडल है वो 3 लोगों से मिलकर या फिर 3 इकाइयों से मिलकर बनता है। एक राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद और तीसरा विधान सभा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विधान परिषद की जो व्यवस्था है वो सिर्फ 6 राज्यों में है वर्तमान में। तो फिर जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है उस राज्य का जो विधानमंडल होता है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या क्या कि एक तो जो राज्य का विधानमंडल है उसका जो प्रावधान है वो संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक किया गया है। अब जो राज्य का विधानमंडल है वो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनता है। ठीक है, लेकिन जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। ठीक केंद्र वाली व्यवस्था यहाँ पर भी लग जाएगी। जैसे वहाँ पर जो संसद होती है उसको कौन कौन मतलब निर्मित करता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति हो जाता है, विधान परिषद की जगह राज्यसभा हो जाता है और विधानसभा की जगह पर लोकसभा हो जाता है। ठीक इसी तरीके की व्यवस्था राज्य में भी है। ठीक है, यहाँ पर राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे विधान परिषद के बारे में। ठीक है,
तो सबसे पहले जो विधान परिषद है उसके निर्माण और समाप्ति की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो अनुच्छेद 169 यानी कि 169 में किया गया है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। सबसे पहले इसे याद रखिए। अब देखो, जब आप विधान परिषद पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में राज्यसभा वाले सारे प्रावधान याद रखना, ठीक है। राज्यसभा वाले सारे प्रावधान याद रखना, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें यहाँ पर सिमिलर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक राज्यसभा या लोकसभा वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे देख कर आइए। तभी मैं कहता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कि बीच में नहीं कूदा जा सकता है, आपको एक क्रम के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अगर आपको राज्य की विधायिका समझनी है तो उससे पहले आपको केंद्र की विधायिका पढ़नी पड़ेगी और ये अनिवार्य है, ठीक है। तो राज्यसभा के अब प्रावधान अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कीजिए। देखो, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते थे, यहाँ पर विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। वहां पर राज्यसभा को द्वितीय सदन बोलते थे, यहाँ पर भी विधान परिषद को द्वितीय सदन कहते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से राज्यसभा एक अनवरत चलने वाला सदन है, उसी तरीके से विधान परिषद भी एक सतत चलने वाला या फिर अनवरत चलने वाला सदन है और इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा कि राज्यसभा भी एक सतत चलने वाला सदन है और इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि क्या होता था कि उसके कुछ सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते थे। ठीक इसी तरीके से विधान परिषद भी एक सतत चलने वाला सदन है और इसके 1/3 सदस्य, आंकड़ा याद रखिए, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो अब आपने यहां पर क्या क्या देखा? एक तो विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो अनुच्छेद 169 में है, ठीक है। विधान परिषद को उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन कहते हैं और विधान परिषद राज्यसभा की तरीके से एक सतत चलने वाला सदन है, यानी कि इसका विघटन नहीं होता है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो लोकसभा है या फिर जो राज्य की विधानसभा होती है वो 5 साल बाद विघटित हो जाती है, लेकिन जो विधान परिषद है या फिर जो राज्यसभा है वो विघटित ना होकर सतत चलने वाला सदन है या फिर सतत चलने वाली संस्था है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि विधान परिषद एक सतत चलने वाला सदन है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य, आंकड़ा बिल्कुल याद कर लीजिए, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। और विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है। इसके बाद अब मुद्दा आता है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो विधान परिषद का जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता इनके लिए वोटिंग नहीं करती है। और सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है और निर्वाचन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 171 में किया गया है। तो अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि उसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन भी कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके सदस्य आप देखेंगे नगर पालिकाओं से, पता नहीं कहाँ कहाँ से इसमें लोग चुनकर आते हैं और उनकी वोटिंग बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड एक निर्वाचन इनकी प्रक्रिया होती है, तो उसको यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि इनके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से
होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम संख्या 40। ठीक है, तो विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो तय की गई है वो कितनी की गई है? विधानसभा की 1/3। मान के चलिए किसी राज्य में विधानसभा के 100 सदस्य हैं तो वहां पर सिर्फ 33 विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और न्यूनतम संख्या कितनी तय की गई है? 40। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है, जो कि राज्य के कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो केंद्र में भी आपने देखा था कि वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा 12 मेंबरों को मनोनीत किया जाता था। ठीक है, जो कला, विज्ञान, साहित्य या फिर समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े होते थे। ठीक इसी तरीके से राज्य के विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनीत या फिर मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा आदि के क्षेत्रों से किया जाता है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 साल। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था? 6 साल। लगभग वही प्रावधान है, आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, प्रावधान लगभग सेम है। अब देखो, विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? उनको शपथ दिलवाता है राज्यपाल। और अगर कोई सदस्य अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको देगा? वो विधान परिषद के सभापति को देगा। जिस तरीके से राज्यसभा का सभापति होता था, ठीक है, यहाँ पर भी विधान परिषद का सभापति होता है। और अगर किसी विधान परिषद के सदस्य को इस्तीफा देना हो तो वो विधान परिषद के सभापति को देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई क्या क्या? एक तो ये कि सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है और निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 171 में दी गई है। विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3, न्यूनतम संख्या 40। ठीक है, बाद बाकी विधानसभा की सदस्य संख्या विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल करती है। ठीक है, कि विधान परिषद की 1/3 यानी कि जितनी संख्या विधानसभा की होगी उसी का 1/3 विधान परिषद में लोग बैठेंगे। बाद बाकी विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं और विधान परिषद के सदस्य अगर अपना इस्तीफा देना चाहें तो किसको देते हैं? सभापति को। ठीक है, बाद बाकी विधान परिषद का गठन करने और विघटन करने आदि की शक्ति किसके पास है? संसद के पास में। ठीक है, और ऐसा संसद कब करेगी? जब राज्य विधानसभा इस संबंध में 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर संसद को भेजे। ठीक है, तो यहां पर गठन करने का मतलब होता है कि किसी राज्य में विधान परिषद का आरंभ करना या फिर उसका गठन करना बिल्कुल एक नए सिरे से। ठीक है, और विघटन करने का मतलब यहां पर होगा कि फिर उस राज्य से, मतलब अभी तो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि इसका विघटन नहीं होता है, तो विघटन का मतलब होता है कि उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है कि 5 साल बाद ये इसका विघटन हो जाएगा और फिर से एक नए कार्यकाल की विधान परिषद शुरू हो जाएगी। वहां पर मेरा विघटन से ये मतलब था। यहाँ पर विघटन का जो मतलब है कि फिर वो उस राज्य में पूर्णतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब है। तो ये शक्ति संसद को दी गई है और ऐसा संसद कब करेगी? संसद भी अपने मन से नहीं कर सकती है, ये तब करेगी जब राज्य विधानसभा
जो होती है वो इस संबंध में कि आप किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करें या फिर उसका विघटन कर दें, इस संबंध में क्या करें, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके संसद को भेजे। तब संसद इस मामले में विचार करती है कि उसे क्या करना है। ठीक है, बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद का गठन और जो विघटन है वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत बार ये कथन पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या फिर उसका विघटन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखो बहुत से राज्यों में पहले विधान परिषद की व्यवस्था थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने उसे समाप्त कर दिया। जैसे कि पंजाब में 1969 में, उसके बाद पश्चिम बंगाल ने खत्म कर दिया 1969 में, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने खत्म कर दिया 1985 में, लेकिन 2007 के बाद पुनः वहां पर विधान परिषद की व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद तमिलनाडु भी देखो 1986 में विधान परिषद की व्यवस्था को समाप्त कर चुका है। तो इन राज्यों के भी नाम याद रखना, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। बाद बाकी आंध्र प्रदेश ने 1985 में इसको समाप्त किया। ठीक है, लेकिन 2007 में इसको पुनः विधान परिषद को अपना लिया। तो ये यहां पर कुछ समझने वाली चीजें थी कि संसद को शक्ति होती है कि वो विधान परिषद का गठन या विघटन करे, और वो तभी कर सकती है जब राज्य विधानसभा इस संबंध में 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके संसद को भेजे। बाद बाकी विधान परिषद का गठन या फिर इसका विघटन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। बाद बाकी ये राज्य हैं जिन्होंने विधान परिषद की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बाद बाकी जम्मू कश्मीर में भी पहले विधान परिषद था जब, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद में वहां पर क्या किया, राज्य को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया और विधान परिषद का जो वहां पर अस्तित्व था वो समाप्त हो गया। तो इस तरीके से वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। वो राज्य कौन कौन से हैं याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे याद करिए, उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और ये बिल्कुल पास के राज्य हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद की व्यवस्था है। बाद बाकी देखो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी एक विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस संबंध में अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। बाद बाकी हाल ही में उड़ीसा ने भी विधान परिषद हेतु एक संकल्प पारित किया है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें बहुत टाइम लगता है। अब देखते हैं कि उड़ीसा में विधान परिषद की व्यवस्था कब होती है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखना, प्लस 6 राज्यों के नाम याद रखना। बाद बाकी जम्मू कश्मीर वाला भी याद रखना कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद वहाँ से विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं विधायन प्रक्रिया के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयकों को परिषद में प्रथम बार में 3 माह तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक ही रोक सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि राज्य की अगर विधायिका की हम लोग बात करें तो यहाँ पर पूरी शक्ति आपको विधान सभा में ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 197 में ये वर्णन है कि जो विधेयक धन विधेयक से भिन्न है, ठीक है, उसे विधान परिषद सिर्फ 3 माह तक रोक सकती है पहली बार में। जैसे मान के चलिए विधानसभा से कोई विधेयक पारित होकर जाता है विधान परिषद में,
तो पहली बार में विधान परिषद सिर्फ 3 माह तक विधेयक रोक सकती है। या तो वो तुरंत स्वीकृति दे दे तब बात अलग है, लेकिन अगर उसे रोकना हुआ तो सिर्फ पहले 3 माह तक रोक सकती है, और अगर 3 माह के बाद विधानसभा क्या कर दे कि पुनः पारित कर दे उसको और फिर उसको विधान परिषद में भेज दे, तो उस बार सिर्फ वो 1 माह तक रोक सकती है। इस तरीके से विधान परिषद किसी विधेयक को सिर्फ 4 माह तक ही रोक सकती है। उसके बाद ये विधेयक अपने आप ही विधान परिषद से पारित मान लिया जाएगा। तो इस चीज को याद रखना। और ये जो 3 महीने वाला आंकड़ा है और ये 1 महीने वाला आंकड़ा है और ये टोटल जो 4 महीने का आंकड़ा आ रहा है, इसको याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन चुका है। बाद बाकी धन विधेयक वाले मामले में सेम राज्यसभा वाला हाल है कि 14 दिनों तक ही धन विधेयक को रोक सकती है। अगर इसके बाद भी उसने पारित नहीं किया तो ये धन विधेयक विधान परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। ठीक है। बाद बाकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें कि अगर आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य हो तो उसमें विधानसभा के साथ साथ संबंधित राज्य की विधान परिषद भी भाग लेती है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर केंद्र में कोई संविधान संशोधन की प्रक्रिया चल रही है और जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है, तो उन राज्यों की विधानसभा के साथ साथ उस संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्य की विधान परिषद भी भाग लेती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कथन के रूप में खूब पूछी जाती हैं। तो ये बात हो गई पूरी तरीके से विधान परिषद की। अब हम लोग बात करने वाले हैं विधान सभा के बारे में। ठीक है, तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न और पहला सदन होता है। इसकी कल्पना आप करके जो देखेंगे वो करके देखेंगे लोकसभा से, क्योंकि इसके सारे प्रावधान लगभग आपको लोकसभा से मिलते जुलते मिलेंगे। जिस तरीके से संसद में निम्न और जो पहला सदन होता था वो लोकसभा होता है, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल में जो निम्न और पहला सदन होता है वो होता है विधानसभा। और विधानसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। और इस 5 वर्ष की गणना कैसे होती है? तो चुनाव के बाद जो प्रथम अधिवेशन की तारीख होती है उस तारीख से अगले 5 साल तक की तारीख को जोड़ा जाता है। बाद बाकी हम लोग यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था उसमें विधानसभा की जो अवधि है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी थी, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या क्या है? एक तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न और पहला सदन होता है। इसकी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। गणना कैसे होती है? प्रथम अधिवेशन की तारीख से। बाद बाकी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा पुनः इसे 5 वर्ष कर दिया गया। बाद बाकी विधानसभा के जो प्रावधान हैं वो आपको लोकसभा से मिलते जुलते मिलेंगे। ठीक है, अब देखो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है और न्यूनतम संख्या 60। ठीक है, तो सबसे पहले तो अनुच्छेद को याद रखिए। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 500 निर्धारित की गई है और न्यूनतम संख्या 60। बाद बाकी जिस तरीके से लोकसभा के सदस्यों की संख्या देश की जनसंख्या पर निर्भर करती थी, उसी तरीके से विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो राज्यसभा की जनसंख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, और
आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त हैं, जिसके तहत कहीं कहीं राज्यों में आपको विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम देखने को मिलती है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, एक तो ये कि संविधान के अनुच्छेद 170 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 500 होगी, न्यूनतम संख्या 60 होगी। विधानसभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर होगी। और आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्य हैं जिन्हें की विशेष प्रावधान प्राप्त है, जिसके तहत वहां पर आपको विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम देखने को मिलती है। अब देखो यहां पर वर्तमान में हम लोग बात करें तो नागालैंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60, ये तो ठीक है। मिजोरम में देखो कितनी हो गई, 40, यानी कि इसे विशेष प्रावधान के तहत शामिल किया गया है। उसके बाद सिक्किम में देखो 40 से भी कम हो गई, 32। अरुणाचल प्रदेश में 60, गोवा में देखो यहाँ पर भी कितनी है, 40। तो ये सारे ऐसे राज्य हैं जिन्हें की विशेष प्रावधान के तहत यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि दो राज्यों में दो केंद्र शासित राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं गठित की गई हैं। कौन कौन, एक दिल्ली और दूसरा कौन सा है, पुडुचेरी। तो दिल्ली विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 70 सदस्य हैं और पुडुचेरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 30 सदस्य हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें की विधानसभा की व्यवस्था की गई है, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं दिल्ली जिसमें कि 70 विधानसभा की सीटें हैं, और दूसरा है पुदुचेरी जिसमें कि 30 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, बाद बाकी इन दोनों राज्यों से जो संबंधित प्रावधान है उनका वर्णन अनुच्छेद 239 में किया गया है। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के संदर्भ में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 239 में वर्णित है, इस बात को आप लोग याद रखना। बाद बाकी राज्यों में वर्तमान में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। ये फैक्ट है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य है पुडुचेरी, और सिर्फ 2 ही राज्य हैं जिनमें की विधानसभा की व्यवस्था है, यानी कि 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें की विधानसभा की व्यवस्था है, दिल्ली और पुडुचेरी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पुडुचेरी, और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। ठीक है, बाद बाकी सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है जिसमें कि लगभग कितनी सीटें हैं, 403। उसके बाद देखो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 2026 तक विधानसभा और लोकसभा दोनों की सीटों को परिवर्तन ना करने का प्रावधान है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। जिस तरीके से आपने जब हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे वहां भी देखा था कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 2026 तक ना तो लोकसभा की सीटों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है और ना ही विधानसभा की। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट थे, बहुत अच्छी तरीके से इनको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, ये तो सेम स्लाइड दोबारा से आ गई। हाँ, अब देखो राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन मेंबर को विधानसभा में नामित कर सकता है। जिस तरीके से आपने वहां पर भी देखा था कि जो वहां पर
लोकसभा में राष्ट्रपति होता था वो 2 एंग्लो इंडियन को नामित करता था, ठीक है। लेकिन अब की बार से जो 2024 के बाद की लोकसभा होगी उसमें एंग्लो इंडियन को नामित नहीं किया जाएगा, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के नामांकन को अब रद्द कर दिया गया है। तो राज्य में भी ठीक उसी तरीके से होता है कि विधानसभा में राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को नामित करता है, ठीक है। बाद बाकी राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एससी और एसटी के सीटों की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 332 और 333 याद रखना, और ये एससी और एसटी की सीटों की व्यवस्था है, ये प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। तो ये हर राज्य में अलग अलग होगी, कोई संख्या यहाँ पर निर्धारित नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा के सदस्यों की अहर्ताओं का निर्धारण किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 173 याद रखिए कि अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा सदस्यों की अहर्ताओं का निर्धारण किया गया है। बाद बाकी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद 30 वर्ष, ठीक है। बाद बाकी इसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जब मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, ठीक है, तो जब आप वोट करते हैं तो वो यही विधानसभा के मेंबर होते हैं, उनके लिए ही आप वोटिंग करने जाते हैं। तो इनका चुनाव कैसे हो रहा है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। बाद बाकी कुछ विशेष उपबंध वाले राज्य हैं जैसे कि नागालैंड और सिक्किम। इसमें क्या है कि राज्यों के विधानसभाओं में कुछ सदस्य परोक्ष रूप से भी निर्वाचित होते हैं। तो बस राज्यों के नाम याद रखिए, विशेष उपबंध वाले राज्य नागालैंड और सिक्किम। इसमें क्या है कि यहाँ के विधानसभाओं में कुछ सदस्य परोक्ष रूप से भी निर्वाचित होते हैं। बाद बाकी विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राज्यपाल, ठीक है। बाद बाकी अगर सदस्यों को अपना इस्तीफा देना हो तो किसे देंगे? विधानसभा अध्यक्ष को, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है, जिस तरीके से संसद में होता है कि बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है और ना ही मत दे सकता है, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा? उसको राज्यपाल, और अगर उसे इस्तीफा देना हुआ तो किसे देगा? विधानसभा अध्यक्ष को, ठीक है। और अगर किसी सदस्य ने शपथ नहीं ली है तो वो सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है और ना ही मत दे सकता है। बिल्कुल लोकसभा की तरीके से प्रावधान है सारे। और जो व्यवस्था केंद्र में है कि 60 दिनों तक अगर बिना बताए कोई अनुपस्थित रहता है तो उसके विधानमंडल सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, इनको भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। और यहाँ पर नागालैंड और सिक्किम का नाम भी याद रखना है आपको। उसके बाद विधानमंडल सदस्यों की निर्हरता संबंधी प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। निर्हरता का मतलब होता है अयोग्यता, ठीक है, कि इनकी अयोग्यता के संदर्भ में कौन फैसला करता है। तो 10वीं सूची यानी दल बदल के आधार पर अगर कोई अयोग्यता का मामला आता है तो उनसे जुड़े मामलों में विधान परिषद में सभापति और विधानसभा में अध्यक्ष फैसला करता है, ठीक है। अगर कोई भी विधायक दल बदल करके इधर उधर कुछ जाता है तो अगर उनकी अयोग्यता के संबंध में फैसला करना है कि वो विधानमंडल का सदस्य रहेगा तो उनके लिए विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करता है, ठीक है। बाद बाकी वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सभापति और अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। यानी कि अगर कोई ये फैसला कर देते हैं तो न्यायालय इनकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। बाद बाकी न्यायिक समीक्षा क्या होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब हम लोग न्यायपालिका की बात को कर रहे थे।
अब देखो 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल वाले मामले में विधानसभा में सभापति और विधान परिषद में सभापति और विधानसभा में अध्यक्ष फैसला करते थे, लेकिन जो 10वीं अनुसूची के अलावा किसी मामले में देखो निर्णय कौन लेता है, राज्यपाल। और इसमें जो राज्यपाल है वो चुनाव आयोग की सलाह लेकर कार्य करता है। ठीक है, तो दल बदल वाले आधार पर मामला कहाँ पर हो जाएगा क्लियर, विधानसभा के सभापति और विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष में। ठीक है, लेकिन 10वीं अनुसूची के अलावा अगर कोई विधायकों की आयुक्ता संबंधी मामला आता है तो इसमें राज्यपाल निर्णय करता है और उसी का निर्णय अंतिम होता है। बाद बाकी राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी। तो वहां पर आपने जब संसद पढ़ रहे थे तो राज्यसभा में सभापति होता था, उपसभापति होता था। ठीक है, इसी तरीके से लोकसभा में वहां पर लोकसभा अध्यक्ष होता था, लोकसभा का उपाध्यक्ष होता था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष होता है और विधान परिषद में सभापति होता है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि चीजें आपको बेहतर दिखें। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष की। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने क्लियर लिख ही दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष व विधानसभा अध्यक्ष की स्थिति बिल्कुल सेम होती है। किन किन मामलों में, इस्तीफा के मामले में, उनको हटाने के प्रावधान के मामले में, कोरम व्यवस्था के मामले में, मतदान के मामले में, गुप्त बैठक के मामले में, सदन की समितियों के मामले में, धन विधेयक के मामले में। ठीक है, तो इसको बार बार पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो आपने लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में पढ़ी हैं वही सेम प्रावधान विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी किए गए हैं। और मतदान की हम लोग बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष प्रथम मामले में मतदान नहीं करता था और जब स्थिति फंस जाती थी तब मतदान करता था, उसी तरीके से विधानसभा का अध्यक्ष प्रथम बार मत नहीं देता है, लेकिन बराबर होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि संविधान के अनुच्छेद 179 में मेंशन किया गया है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद से रिक्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही मान के चलिए 5 साल पूरे हुए और विधानसभा का विघटन हो गया तो सारे सदस्य तो चले जाते हैं, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। और कब तक बना रहता है, जो नई विधानसभा होगी उसके प्रथम अधिवेशन से ठीक पहले तक। ठीक है, तो ये बात हो गई विधानसभा अध्यक्ष की। अब हम लोग बात करते हैं विधान परिषद के सभापति की। तो विधान परिषद के सभापति की अगर हम लोग बात करें तो सभापति और उपसभापति का जो निर्वाचन होता है वो स्वयं विधान परिषद ही करती है। वहाँ पर राज्यसभा में जो सभापति होता था वो तो भाई कौन होता था, उपराष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो सभापति और उपसभापति होते हैं उनका निर्वाचन स्वयं विधान परिषद ही अपने बीच में से किसी सदस्य को चुनकर करती है। बाद बाकी अगर सभापति को इस्तीफा देना हो तो वो उपसभापति को दे देता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी को भी पद से हटाना हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को या फिर विधान परिषद के सभापति को या उपसभापति को, तो हटाने के लिए उनको संकल्प पारित किया गया है। इस बात की सूचना उनको 14 दिन पहले देना अनिवार्य है, जिस तरीके से बिल्कुल केंद्र में होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब लास्ट में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं राज्य की विभिन्न निधियों के बारे में। जिस तरीके से आपने देखा था केंद्र में थी संचित निधि और लोक लेखा निधि, आकस्मिकता निधि, इसी तरीके से राज्यों में भी 3 प्रकार के निधियों की व्यवस्था की गई है। पहली है राज्य की संचित निधि, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। और इसमें देखो धन कहाँ से आता है, तो जो राज्य का सारा राजस्व होता है और जो ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला जो धन है
वो इसी में जमा होता है, ठीक है। और विधानमंडल इसे विनियोग विधेयक या फिर अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करके राज्य सरकार इससे धन निकाल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप ये याद रखना, बाद बाकी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। और राज्य के लोक लेखा निधि की बात करें तो ये अनुच्छेद 266(2) में इसका प्रावधान किया गया है, और जो पैसा संचित निधि में आता है उसके अलावा जो पैसा होता है वो इसमें राज्य की लोक लेखा निधि में जमा किया जाता है। और खाते से धन निकालने के लिए सरकार को विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। तो ये वाला फैक्ट याद रखना कि अगर राज्य की लोक लेखा निधि से सरकार को धन निकालना है तो उसे विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संचित निधि से सरकार को अगर धन निकालना है तो फिर उसे विधानमंडल की परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो राज्य की आकस्मिकता निधि होती है उसका प्रावधान अनुच्छेद 267 में किया गया है, और इसका जो मतलब गठन है वो सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि कोई आकस्मिक खर्चा आ जाए तो फिर इस निधि से धन निकालकर उसका प्रयोग हो सके। और जैसे कि केंद्र में इस निधि का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, तो राज्य में इसका संचालन राज्यपाल की ओर से राज्य का वित्त सचिव इस निधि का संचालन करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद याद रखना 266(1), 266(2) और 267। तो ये राज्य की विधायिका भी पूरी तरीके से समाप्त हो गई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से ये वही चीज़ें हैं जो आप मेरे साथ केंद्र की विधायिका को पढ़ते समय देख चुके हैं। तो लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए और अपनी पॉलिटी को बहुत ही मजबूत कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आरओ के बाद आपका 17 मार्च को यूपीपीसीएस 2024 का प्री भी लगभग प्रस्तावित है। तो ये जो सारी वीडियोज हैं ये उस परीक्षा में भी काम आने वाली हैं। बाद बाकी अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो एक जानकारी मैं आपको दे दूँ कि इंटेलेक्टो ऐप को पूरी तरीके से दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है, और अगर आपको इन चीज़ों की PDF चाहिए जो आप लोग बार बार डिमांड करते रहते हैं, अभी तक हम लोग PDF नहीं दे रहे थे, तो इंटेलेक्टो ऐप पर अब GS के सभी विषयों की ईबुक उपलब्ध हैं। आप वहां पर जाएं और सभी की ईबुक आप अपने फ़ोन में एक नाम मात्र का शुल्क देके डाउनलोड कर सकते हैं। बाद बाकी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कर लें। और ये एक एंड्रॉयड ऐप है, तो आप इसको बहुत ही ईजिली अपने फ़ोन में चला सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग लगातार वीडियोस को देखिए और ऐप पर भी थोड़ा अपना देखिए कि क्या क्या आपको वहाँ से लेना है, क्या क्या आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।